Mind over Money, Overcoming the Money Disorders That Threaten Our Financial Health. Book by Brad Klontz and Ted Klontz. Introduction. क्या आप फाइनेंशियल तौर पर परेशान रहते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा, मुझे कैसे पता होगा? तो मेरे पास आपके लिए एक टेस्ट है। क्या आपको हमेशा पैसे बचाने की टेंशन रहती है? क्या आपको लगता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा? क्या अपने पार्टनर के साथ आपकी पैसे को लेकर लड़ाई होती है? क्या आप शॉपिंग करने के बाद अपने पार्टनर को गलत प्राइस बताते हो ताकि लड़ाई ना हो? क्या आपने कहीं से उधार या लोन लिया है जिसे चुकाना भारी पड़ रहा है? क्या आपको लगता है पैसा ही हर मर्ज की दवा है? क्या आप ये मानते हैं कि लाइफ में पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है? इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब अगर हाँ में है तो यानी आप भी मनी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली आज़ाद होने से रोक रहा है। ये समरी आपको पैसे से जुड़ी हर चीज सिखाएगी जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि मनी डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। What exactly is a money disorder, anyway? अगर मैं आपसे पूछें कि लास्ट टाइम कब आपने पैसों से जुड़ी कोई गलती की थी तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था जहां आपके सारे पैसे डूब गए, या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़ा महंगा प्रोडक्ट खरीदा जो आपके किसी काम का नहीं था और बाद में घर आकर आप बहुत पछताए? हम सबसे कभी ना कभी मनी मिस्टेक हो ही जाती है और ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि देखा जाए तो इंसान गलती करके ही सीखता है। लेकिन जब हम मनी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ हम उस बर्बाद करने वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कोई इंसान बार बार रिपीट करता है। बेशक ये पैटर्न उसे और उसके करीबी लोगों को हर्ट करते हैं, पर वो उन्हें चाहकर भी चेंज नहीं कर पाता क्योंकि वो इस पैटर्न में फंस चुका होता है। एक तरह से कहे तो मनी डिसऑर्डर भी एक तरह की बीमारी ही है जो इंसान को हर लेवल पर नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक कि इंसान को खुद अंदाजा हो जाता है कि उसे चेंज होना चाहिए और वो कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कुछ हद तक ही कामयाब हो पाती है क्योंकि मनी डिसऑर्डर उसकी विल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मनी डिसऑर्डर को बदलना मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारे बचपन के एक्सपीरियंस की देन होती है, या यूं कहे कि मनी डिसऑर्डर की जड़ें हमारे बचपन से जुड़ी है। अगर बचपन में आपके साथ कोई दर्दनाक घटना हुई हो और आप उसके असर को उस वक्त हैंडल ना कर पाए हों तो इस बात के पूरे चांस है कि वो घटना आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक डर के रूप में बैठ गया होगा और बड़े होकर भी आप उसे भूलते नहीं हैं। अगर आपने ये बात नोटिस की है कि आप हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, आपके पास कोई सेविंग नहीं है और आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर और फैमिली के साथ आपकी हमेशा पैसे को लेकर लड़ाई होती है, तो ये सारे सिम्पटम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद आपको मनी डिसऑर्डर है। मॉली और उसका हस्बैंड इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप उनसे मिलोगे तो एक बात नोटिस करोगे कि ये कपल हमेशा पैसे के लिए आपस में लड़ता रहता है। दोनों को मनी मैनेजमेंट की जरा भी नॉलेज नहीं है और ना ही उन दोनों ने कभी फ्यूचर के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान बनाया, बस जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे हैं। इन लोगों के पास ना तो एक्स्ट्रा मनी है ना ही कोई सेविंग। हर महीने वो अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। नतीजन मॉली परेशान रहने लगी। उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लगता था। उसे लगता था जैसे वो फंस गई है, इसलिए आए दिन वो अपने हस्बैंड से लड़ती रहती थी, उसे धमकी देती थी, रोना धोना करती थी। यहाँ तक कि मॉली उससे मिन्नत करती थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रही। उनकी तकरीबन रोज ही बहस होती थी और बहस का मुद्दा था सिर्फ पैसा। दोनों रोज रोज की चिक से तंग आ चुके थे। एक दिन दोनों ने थेरेपिस्ट के पास जाने का फैसला किया और तब उन्हें पता चला कि उनकी सारी प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ पैसा है। जब हरिकेन कैटरीना ने तबाही मचाई थी तब मॉली ने खुद को जिंदगी के ऐसे चौराहे पर पाया जहां उसकी जॉब, उसका घर, यहां तक कि उसके दोस्त, सब कुछ खत्म हो चुका था। हर वो चीज जो उसे सिक्योरिटी दे सकती थी वो सब खो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइस बची थी, या तो वो सब कुछ भुलाकर लाइफ में आगे बढ़े या फिर अपने पति को छोड़ दे जिसे वो बेहद चाहती थी। लेकिन खुशकिस्मती से मॉली और उसके हस्बैंड इस मुश्किल दौर से निकल आए और उनकी शादी टूटने से बच गई।
उन्हें ये जानने में काफ़ी वक्त लग गया कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बदलाव की दिशा में काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी हर मुसीबत से छुटकारा पा लिया। तो अगर आपको भी लगता है कि आप में मनी डिसऑर्डर के सिम्पटम है, तो आपको भी अपने अतीत को भूलकर हील करने की कोशिश करनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के गुलाम बनकर रह जाओ। मनी अवॉइडेंस डिसऑर्डर्स। आपको क्या लगता है कि पैसा अच्छा है या बुरा? ये आपके बिलीफ पर डिपेंड है। आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको मनी अवॉइडेंस डिसऑर्डर यानी पैसों से बचने के डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि पैसा बुरा है, तो ज़रूर पास्ट में पैसे को लेकर आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसकी वजह से आप पैसे की इम्पोर्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप शायद फाइनेंशियल डिनायल, फाइनेंशियल रिजेक्शन या गरीबी की लाइफ से परेशान है। अगर कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाने की टेंशन नहीं लेते तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की टेंशन नहीं है। वो शायद ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें अमीर बनने का कोई शौक नहीं है, उनका गुजारा बड़े आराम से चल रहा है, लेकिन आप उन्हें देखकर हमेशा यही सोचते होंगे कि काश इनके पास अगर और पैसा होता तो ये ज़्यादा खुश रहते। चलिए यहाँ हम फाइनेंशियल डिनायल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग इस तरह के डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, आमतौर पर पैसे से जुड़ा कोई भी काम करने से बचते हैं। चाहे वो कर्ज में ही क्यों ना डूबे हो, पर अपनी प्रॉब्लम से हमेशा भागते रहेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे उन्हें पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है। असल में ऐसे लोग झूठ-मूठ खुद को फाइनेंशियली सिक्योर मान लेते हैं। फिर से याद दिला दे, फाइनेंशियल डिनायल भी एक मनी डिसऑर्डर है और उसकी जड़ें भी हमारे बचपन से जुड़ी है। शायद बचपन में आपको यही सिखाया गया था कि पैसा हर बुराई की जड़ है, या फिर आपको बचपन से ही पैसे की कोई टेंशन नहीं रही होगी और बड़े होकर भी आप यही मानते रहे कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप जितना इस तरह की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, उतनी ही ये स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हैरिस का बचपन अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ गुजरा था। अक्सर उसकी माँ हैरिस के सौतेले पिता के साथ अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करती थी। कई बार तो दोनों पैसे को लेकर बेहद टेंशन में आ जाते थे और कई बार वो पैसों को फूंक फूंक कर खर्च करने लगते जैसे कि कल का दिन आएगा ही नहीं। जब भी वो लोग दिल खोलकर पैसे खर्च करते थे तो उसके बाद एक दूसरे से वादा करते कि ये आखिरी बार उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे, अगली बार वो बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही गलती दोहराते। इससे हैरिस के मन में ये बात बैठ गई थी कि अपना फाइनेंशियल बिहेवियर चेंज करना इम्पॉसिबल है, और अगर आप ट्राई भी करते हो तो फिर से वही पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। अब क्योंकि हैरिस को पैसे को लेकर अलग अलग मैसेज मिल रहे थे तो वो भी बड़े होकर पैसे के मामले में लापरवाह ही रहा। उसकी माँ कभी तो उसे कहती कि फालतू पैसे खर्च मत करो, थोड़ी सेविंग करना सीखो, और कभी कहती कि इतनी सेविंग करके क्या करोगे, कल किसने देखा है, इसलिए जो मन में आए वो खरीदो। हैरिस इस बात से बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। इसलिए बड़े होकर उसने एक बात गांठ बांध ली कि पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। उसने शायद ही अपने लिए कोई बजट बनाया हो क्योंकि उसे हिसाब किताब रखना ज़रा भी पसंद नहीं था। हैरिस को शायद बचपन में फाइनेंशियल डिनायल से ज़्यादा फर्क ना पड़ा हो, लेकिन बड़े होकर उसकी यही हैबिट यानी पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को अवॉइड करने की आदत ने उसकी लाइफ में कई मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर्स। पहले चैप्टर में हमने मनी डिसऑर्डर के बारे में जाना जहां इंसान पैसे और उसकी इम्पोर्टेंस जैसे टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में हम ऐसे मनी डिसऑर्डर की बात करेंगे जहां इंसान पैसे कमाने पर, सेविंग पर और खर्च करने पर अनहेल्दी तरीके से जोर देता है। इस टाइप के डिसऑर्डर में इंसान अपनी सेल्फ वर्थ यानी इज्जत और रुतबे को पैसे से जोड़ लेता है। जो लोग मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं, यानी जो लोग पैसे की पूजा करते हैं, अक्सर खुद को खुश रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने और उससे भी ज़्यादा सेव करने पर जोर देते हैं। इनके लिए इनका बैंक बैलेंस ही खुशियों का खजाना होता है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि पैसा हर दर्द का इलाज है। याद है सिंड्रेला वाली कहानी जहां परी गॉडमदर ने जादू की छड़ी घुमाते ही सिंड्रेला को महंगे कपड़े और जूते दे दिए थे। बचपन से ही हमारे माइंड में एक थॉट डाल दिया जाता है कि पैसा ही पावर है।
तो अगर आपको भी लगता है कि पैसा खुशी दे सकता है, तो आप में भी ऐसे ही सिम्पटम होंगे जैसे हद से ज्यादा काम करना यानी वर्कaholic होना, पैसे के मामले में किसी पर भरोसा ना करना, पैसों को हद से ज्यादा जमा करना और पैसों के जरिए प्यार जताने की कोशिश करना। ये सारे साइन है कि आपको मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर है। तो चलिए अब एक नज़र होर्डिंग पर भी डाल लेते हैं, जो एक टाइप का मनी डिसऑर्डर है। होर्डिंग का मतलब होता है पैसे सेव करने का अनहेल्दी जुनून। यहाँ हम आपको बता दें कि सेविंग करना बेशक एक अच्छी हैबिट होती है, पर कुछ लोगों को सनक की हद तक सेविंग करने की आदत होती है। पैसा बचाना अच्छा है, पर इंसान कमाता ही इसलिए है कि खर्च कर सके। ब्रिगेड के पेरेंट्स उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बाद में एक अच्छी फैमिली ने उसे गोद ले लिया था, लेकिन ये फैमिली भी सेफ नहीं थी। ये लोग ब्रिगेड से प्यार तो करते थे, पर उनके कुछ प्रॉब्लम भी थे। ब्रिगेड बचपन से ही अनसिक्योर फील करती आई थी, जिस वजह से उसे छुप छुप कर पैसे बचाने की आदत पड़ गई थी। जब भी कोई ओकेजन होता, उसे गिफ्ट में पैसे मिलते थे और वो इन पैसों को अपने रूम में कहीं छुपाकर रख देती थी। बेशक अमाउंट छोटा हो तो भी ब्रिगेड उसे छुपाकर रखती थी। धीरे धीरे ब्रिगेड ने एक चीज नोटिस की। उसने नोटिस किया कि उसे पैसे वाले लोग जरा भी अच्छे नहीं लगते थे और ना ही वो उन पर भरोसा करती थी। वो ऐसे घर में पली बड़ी थी जहां उसके पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते थे कि अमीर लोग बुरे होते हैं और गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने होर्डिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखना सीख लिया था। हालांकि आज भी वो पैसे को अपनी सेल्फ वर्थ और सिक्योरिटी से तौल कर देखती थी। रिसर्च प्रूव करते हैं कि होर्डिंग की प्रॉब्लम असल में हमारे बचपन की प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, जैसे कि गरीबी में जीना, पेरेंट्स या गार्जियन का छोड़कर चला जाना या फिर किसी करीबी इंसान का धोखा देना। ब्रिगेड के केस में उसके पेरेंट्स के उसे छोड़कर जाने की वजह से ही वो खुद को अनसेफ फील करती है। फिर जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उनके मुंह से उसने अमीर लोगों की बुराई ही सुनी थी, तो खुद ही उसके माइंड में पैसे का मतलब सिक्योरिटी और खुशी बन गया था। रिलेशनल मनी डिसऑर्डर्स। पहले टाइप के मनी डिसऑर्डर्स में हमने उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जो एक इंसान तक सीमित थे। लेकिन दूसरी टाइप के मनी डिसऑर्डर में रिलेशनल डिसऑर्डर आते हैं, जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है, जैसे कि मनी डिपेंडेंसी यानी पैसों के लिए किसी पर डिपेंडेंट होना और बेवफाई या धोखा। अक्सर जो लोग इस टाइप के डिसऑर्डर को फेस करते हैं, एक नंबर के झूठे होते हैं, जो पैसे के मामले में बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने बेहद करीबी लोगों पर भी फाइनेंशियल तौर पर भरोसा नहीं होता है। इनमें से कुछ लोग तो फाइनेंशियल मैटर पर बात करना भी पसंद नहीं करते। इनके सामने अगर कोई पैसों का जिक्र करे तो ये बेहद अलर्ट हो जाते हैं। बेशक ये अपनी पर्सनली लाइफ आपके सामने खोलकर रख देंगे, पर जहां पैसे की बात आई नहीं कि इनके मुंह पर ताला लग जाता है। चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल इनफिडेलिटी को लेते हैं। मनी इनफिडेलिटी का मतलब है पैसे के मामले में झूठ बोलना यानी असली फैक्ट्स को छुपाना। जैसे कि कुछ लोग कोई महंगी चीज लेने के बाद अपने पार्टनर को उसका प्राइस कम करके बताते हैं, या अपने पार्टनर से छुपकर लॉटरी या सट्टा खेलते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जहां रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल की कमी होती है, वहीं फाइनेंशियल इनफिडेलिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर कपल्स के बीच वफादारी नहीं है और वो हर बात पर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, तो जाहिर है पैसे के मामले में भी झूठ बोलेंगे। जैसे कि कोई औरत अपने लिए महंगे जूते लेती है और अपने पति से प्राइस छुपाने के लिए वो जूतों पर खरोंच मारकर उन्हें पुराना दिखाने की कोशिश करेगी। अब जब उसका हस्बैंड नए जूते देखकर प्राइस पूछेगा तो वो जूतों पर लगे स्क्रैच दिखाकर उन्हें पुराने प्रूफ करने की कोशिश करेगी। बेशक वाइफ की नज़रों में ये कोई बड़ा झूठ नहीं है, क्योंकि स्क्रैच लगे जूते देखकर कोई भी मान लेगा कि जूते पुराने हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक औरत कोई महंगी चीज लेती है और अपने हस्बैंड से असली प्राइस छुपाने के लिए पेमेंट आधे कैश में करती है और आधा कार्ड से, ताकि उसका हस्बैंड जब क्रेडिट कार्ड का बिल चेक करे तो वो हाफ प्राइस को ही असली प्राइस समझे। औरत और मर्द एक दूसरे से कितनी फाइनेंशियल इनफिडेलिटी करते हैं, ये चेक करने के लिए एक रिसर्च की गई थी। इसमें ये पता चला कि आदमी अपनी वाइफ से पैसों को लेकर झूठ तब बोलते हैं जब वो कार पर, स्पोर्ट्स पर और एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं।
वही दूसरी तरफ औरतें तब झूठ बोलती है जब उन्हें महंगे कपड़े या गिफ्ट वगैरह लेने होते हैं। अक्सर फाइनेंशियल इनफिडेलिटी के पीछे कारण हमारे बचपन का कोई दर्दनाक घटना होती है। एक औरत को बचपन से ही एक सीक्रेट बैंक अकाउंट रखने की आदत थी जिसके बारे में उसकी माँ को भी नहीं पता था। बड़े होने पर भी वो पैसे के मामले में कभी किसी पर भरोसा नहीं पाई। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी दुनिया से छुपाकर रखती थी। मनी इनफिडेलिटी की एक और वजह है आपस में कम्युनिकेशन की कमी। कई बार कपल्स इसलिए भी आपस में झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला इस बात से नाराज हो जाएगा, इसलिए झगड़े से बचने के लिए भी कपल्स पैसे की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। रिलेशनल मनी डिसऑर्डर बेहद नुकसानदेह होते हैं क्योंकि ज्यादातर केस में तलाक का नंबर 1 कारण पैसा ही होता है। रिजॉल्विंग दैट अनफिनिश्ड बिजनेस। जैसा कि हमने पहले के चैप्टर में जाना, मनी डिसऑर्डर ज्यादातर पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं। थेरेपी में इन कारणों को अनफिनिश्ड बिजनेस यानी अधूरे काम कहते हैं और इसमें हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स यानी जो फीलिंग्स हम जाहिर नहीं कर पाते हैं और वो यादें शामिल होती है जो हमारे दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ देती है। अक्सर हम इन फीलिंग्स को यूं ही रहने देते हैं यानी उनके बारे में हम किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाते क्योंकि ये इतने दर्दनाक होते हैं कि इन्हें हैंडल करना हमारे लिए ईजी नहीं होता। लेकिन जितना हम इन्हें अवॉइड करते हैं उतना ही ये गहराई से हमारे दिलो दिमाग में अपनी जड़ बना लेते हैं, जिस वजह से इंसान इमोशन और बिहेवियर के प्रॉब्लम के साथ बढ़ा होता है। इंसान अपने पास्ट में फंस कर रह जाता है। ऐसा आदमी कभी भी अपने आज को खुलकर नहीं जी पाता। अगर किसी को अपने मनी डिसऑर्डर से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले उसे अपने अनफिनिश्ड बिजनेस सुलझाने होंगे जिनका हमने जिक्र किया है। उसे उन दर्दनाक घटनाओं के बारे में खुलकर बोलना ही होगा जो उसे दबाते आ रहे हैं। वो चाहे तो अपने पास्ट से नए लेसन सीख सकता है। एक्सपीरियंस चाहे बुरे ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो जरूर सिखा जाते हैं, इसलिए याद रखिए हर बुरे एक्सपीरियंस के पीछे एक ब्राइट साइड भी होता है। आपके भी अगर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि आपने उस एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा और आपको जो तकलीफ हुई उस पर फोकस करने के बजाय उन लेसन्स पर फोकस करो। चेंज काफी मुश्किल होता है और पास्ट के प्रॉब्लम को सोल्व करना इतना इजी काम नहीं है। चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर कैरल की कहानी लेते हैं। कैरल की अपने पिता के साथ कभी नहीं बनी जिस वजह से वो मनी डिसऑर्डर के साथ बड़ी हुई। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तो हर 2 महीने में अपनी फैमिली से मिलने घर जाया करती थी। लेकिन जाने के एक हफ्ते पहले से ही उसे एक अजीब किस्म की बेचैनी फील होने लगती, खासकर तब जब वीकेंड आता था क्योंकि तब उसे घर जाना होता था। उसके पेट में दर्द उठाना शुरू हो जाता और ये सब इसलिए होता था क्योंकि वो अपने पिता का सामना नहीं करना चाहती थी। कैरल के पिता हमेशा एक रिचुअल फॉलो करते थे। हर संडे शाम को वो कैरल को अपने ऑफिस में बुला लेते और उसे एक लंबा लेक्चर देते थे। वो कैरल से कहा करते कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कभी फालतू पैसे खर्च नहीं किए और ना ही कभी अपने पेरेंट्स से महंगी गाड़ी या लग्जरी आइटम की डिमांड की। कैरल को एक लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद ही वो उसे चेक काट कर देते थे और साथ ही हिदायत भी कि ये पैसा सिर्फ उसकी पढ़ाई और ट्यूशन के लिए है। कैरल पैसे को लेकर हमेशा केयरफ्री रही थी। उसे बचत करना फिजूल लगता था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि कौन सी चीज कितने की आती है। एक दिन उसकी एक फ्रेंड ने उसके क्लब और पार्टी के खर्चे के बारे में पूछा तो कैरल ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता क्योंकि उसके पिता हर चीज कंट्रोल करते हैं। हर संडे उसके पिता जो दिल को चुभने वाले लेक्चर उसे देते थे, उनके कारण कैरल को मनी और फाइनेंस जैसे शब्दों से नफरत हो गई थी। हालत ये थी कि उसे पैसे का टॉपिक ही बुरा लगता था। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि अपने पिता की वजह से वो खुद को अनवर्थी यानी नाकाबिल समझने लगी थी। उसे लगता था जैसे वो अपने परिवार पर बोझ है और उनके खर्चे बढ़ा रही है। हालांकि कैरल आज की डेट में एक आर्टिस्ट बन चुकी है, लेकिन उसका फाइनेंशियल डिनायल अभी गया नहीं है। उसे किसी से पैसे मांगने में डर लगता है, यहाँ तक कि अपने क्लाइंट्स से भी जो उसका आर्ट खरीदते हैं। कई बार तो लोग उसे देर से पेमेंट करते हैं या फिर करते ही नहीं। कैरल के लिए मनी डिसऑर्डर से निकलने का एक ही तरीका है कि वो अपने दर्दनाक अतीत का सामना करे और खुद को हील करने की कोशिश करे। फाइनेंशियल थेरेपी।
अब क्योंकि मनी डिसऑर्डर असल में बाहरी फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि बचपन के बुरे एक्सपीरियंस, तो जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो खुद अपना बिहेवियर तो चेंज नहीं सकते। उन्हें किसी फ्रेंड या करीबी लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है जिन पर वो भरोसा करते हैं। मनी डिसऑर्डर को चेंज करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये एक बिहेवियर है जो काफ़ी गहराई से आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। इसलिए आपको कहीं से तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप बुक्स पढ़ें या एजुकेशनल कोर्सेज करें या ट्रेनिंग ले या फिर थेरेपी। फाइनेंशियली हेल्दी होने के लिए आपको सबसे पहले अपने डर को एक्सपेक्ट करना होगा और उन्हें फेस करना होगा। अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी फाइनेंशियल स्टेट और अपनी गलतियों से जोड़कर देखना गलत है। अगर पिछली बातों को लेकर आज भी आपको शर्मिंदगी होती है तो याद रखना, आप कभी खुद को चेंज नहीं कर पाओगे। अपनी शर्मिंदगी दूर करने का पहला स्टेप है कि खुद को विश्वास दिलाओ कि आप अपने एटीट्यूड के लिए खुद जिम्मेदार हो। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कैसे अचानक से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। दूसरी बात, अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। मनी डिसऑर्डर होने पर खुद से पूछो कि ऐसा करने के पीछे असल में आपका इरादा क्या था और क्यों था। तीसरी चीज़, जिस पर आप भरोसा करते हो उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो। उसे बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, उसे अपने गुस्से, स्ट्रेस और दूसरी फीलिंग्स के बारे में बताओ जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हो गया था। चौथी चीज़, किसी प्रोफेशन या किसी थेरेपिस्ट से सलाह लेने के बाद आपको एक प्लान सेट करना है। एक पेपर पर लिखो कि आपको अपने मनी डिसऑर्डर को चेंज करने के लिए और एक हेल्थी फाइनेंशियल एटीट्यूड बनाने के लिए क्या-क्या एक्शन लेंगे होंगे। पांचवी बात, आपके मनी डिसऑर्डर की वजह से दूसरों पर जो असर पड़ा है या उन्हें जो फील हुआ है उसके लिए उनसे माफ़ी मांगे। अगर आपकी फाइनेंशियल गलतियों ने आपके पार्टनर को हर्ट किया है तो उसे सॉरी बोलकर आप अपना रिलेशनशिप बचा सकते हो। छठी बात, वो गलती रिपीट मत करो जिसके लिए आप माफ़ी मांग चुके हो। अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेने में अपने नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर को कंट्रोल में करना भी आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी आदत वापस आ रही है तो अपने थेरेपिस्ट से बात करो और पूरे प्रोसेस को स्टेप 1 से दोबारा स्टार्ट करो। अपने मनी डिसऑर्डर से निपटने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को पहचानना सीख लो जो आपकी प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। किसी भी बिहेवियर के लिए सबसे कॉमन ट्रिगर है डर, गुस्सा, अकेलापन और भूख लगना। जब हमारी फीलिंग्स किसी खास एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है तो सेम एक्सपीरियंस रिपीट होने पर हमारा बिहेवियर भी रिपीट होता है, या यूं कहे कि ऑटोमेटिकली हम उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसे हमने पहले किया था। अपने ट्रिगर्स को लेकर अवेयर होना हमारे लिए ठीक होने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक बार जब आपने अपने ट्रिगर्स पर अटेंशन देना शुरू कर दिया तो आप उन्हें लेकर कॉन्शियस हो जाओगे और उनके इफ़ेक्ट से बचने की कोशिश कर सकते हो। चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेफनी का अभी हाल ही में स्टेफनी को ये पता लगा कि सिक्योरिटी की कमी की वजह से कई लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। उसने सुना था कि कई लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ा था, इसलिए वो काफ़ी डरी हुई थी। इस न्यूज़ ने उसकी बेचैनी को बढ़ाने में एक ट्रिगर की तरह काम किया था। उसे लगा शायद उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। ये और बात थी कि स्टेफनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और सिक्योर थी, पर उसके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं वो अपना सब कुछ खो ना दे। स्टेफनी बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसका ये डर उसकी पिछली यादों से जुड़ा है। उसका पास्ट एक्सपीरियंस एक ट्रिगर बनकर उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। स्टेफनी ने अपने ट्रिगर को नोटिस करना सीख लिया था और जानती थी कि ये ट्रिगर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसलिए स्टेफनी ने इस बार अपने इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो खुद को समझाती रही कि डरने की कोई बात नहीं है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो स्टेफनी ने ऐसा क्या किया था? उसे पैनिक अटैक तो जरूर आया था, पर वो घबराई नहीं। उसने खुद को संभाला, एक लंबी गहरी सांस ली और लॉजिकल माइंड के साथ अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया। इस बार उसने एक बार भी अपनी पिछली गलतियों को याद नहीं किया। अब आप भी अपने मनी डिसऑर्डर को हील करने की इम्पोर्टेंस सीख चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि कैसे सिंपल से ट्रिक से आप अपने ट्रिगर्स को हरा सकते हो। तो अब क्यों ना अपना बिहेवियर चेंज करके अपनी मनी स्क्रिप्ट को एक नए सिरे से लिखा जाए। इसलिए आपके लिए बेस्ट यही होगा कि हमेशा पॉजिटिव बने रहे और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी की हेल्प जरूर ले। कंक्लूजन,
मनी डिसऑर्डर सिर्फ पैसों से जुड़ी गलतियां नहीं है जो इंसान अक्सर करता रहता है, बल्कि इसे हम एक बर्बाद करने वाला, रिपीट होने वाला पैटर्न मान सकते हैं जो किसी इंसान को और उसकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि ऐसे लोगों को शायद अपने मनी डिसऑर्डर प्रॉब्लम का पता होता है, पर वो चाहकर भी इसे चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लाइफ में पास्ट के कुछ ऐसे अनसुलझे प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें पहले सोल्व करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपने इस समरी में मनी अवॉइडेंस डिसऑर्डर जैसे कि फाइनेंशियल डिनायल और फाइनेंशियल रिजेक्शन के बारे में जाना। दूसरा, आपने मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर के बारे में समझा जिसमें इंसान अपनी सेल्फ वर्थ, लेवल ऑफ सिक्योरिटी और खुशी को इस चीज़ से जोड़कर देखता है कि उसके पास कितना पैसा है, यानी जितना ज़्यादा पैसा उसके पास होगा उतना ही ज़्यादा सिक्योर वो फील करता है। तीसरी चीज़, आपने रिलेशन मनी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा जो ना सिर्फ उस इंसान को बल्कि उसके परिवार और करीबी लोगों को भी तकलीफ देने लगता है। इसमें मनी डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल धोखा शामिल है। चौथी चीज़, आपने सीखा कि इन सारे मनी डिसऑर्डर्स के पीछे जो वजह है वो है इंसान के बचपन के दर्दनाक एक्सपीरियंस जिनकी वजह से उसकी लाइफ में ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। पांचवी चीज़, आपने उन तरीकों के बारे में जाना जिनसे मनी डिसऑर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आप में भी मनी डिसऑर्डर के सिम्पटम है या किसी और के अंदर आपने ये सिम्पटम देखे हैं तो आप खुद को और ऐसे लोगों को हील करके उनकी मदद कर सकते हो और अपने साथ साथ उन्हें भी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एनकरेज कर सकते हो।